हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सही तो आज लास्ट टाइम 6.7 टॉपिक कंप्लीट किया था हमने। तो 6.7 टॉपिक में हमने लास्ट 3 बाइसिंग टेक्निक्स थी वो देखी थी, जिसमें आई ई सेंसिटिव होगा बीट और आई बी के। तो उसमें एक आर ई रजिस्टर लगाना था एमिटर पे, दूसरा। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, मैं अभी स्क्रीन शेयर की नहीं है मैंने, ओके। लेकिन अच्छा पूछ लिया करो। दूसरा हमने बेस और कलेक्टर कनेक्ट किया था हमने, और थर्ड वाले केस में हमने एक करंट सोर्स लगाई थी। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा 6.7 है, वो है स्मॉल सिग्नल ऑपरेशंस एंड मॉडल्स। अब स्मॉल सिग्नल से किसी को कुछ आइडिया होता है, पढ़ा हुआ था कुछ एफई में, या कुछ याद है स्मॉल सिग्नल क्या मतलब होता है? स्मॉल सिग्नल कितना पढ़ा था, मुझे कोई बता सकता है? कोई है इधर? अब यहाँ है, अब यहाँ जी सर। स्मॉल सिग्नल कितना पढ़ा था एफई में? आप पूछ रहे हैं कितना पढ़ा था? बस एंड में कुछ थोड़ा सा पढ़ा था, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था एंड में 2-3 टॉपिक्स। ठीक है, तो स्मॉल सिग्नल से शायद थोड़ा बहुत आइडिया आपको मैं हल्का सा बता भी देता हूँ जल्दी से। रिपीट कराने आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये राइट वाली पिक्चर है, इसमें देखिए एक सोर्स लगी है सिर्फ वीबीई के नाम से, ये डीसी सोर्स। और हम जब बायस करते हैं किसी ट्रांजिस्टर को, बेशक वो ये वाला कर्व हो या वो ये वाला कर्व हो, क्यों है आपका, ये आपका वीबीई हो गया, ये आपका वीसीई हो गया, ये आपका वीबी हो गया, ये आपका आईसी हो गया। अब ये कोई भी कर्व हो, इसमें हम एक क्यूब पॉइंट बायस करते हैं, और एक वो क्यूब पॉइंट बायस करने की पॉलिसी होती है कि हम एक सेंटर पॉइंट बना लें अपने उसका सर्किट का, और उसके ऊपर हम कोई एक एसी स्विंग दें। अब इन रियलिटी सर्किट्स डीसी भी होते हैं और एसी भी होते हैं। ये डीसी सर्किट्स मतलब एक फिक्स वोल्टेज है जो आपने सप्लाई किया। जैसे सप्लाईज बनाते हैं तो डीसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई होती है। डीसी सप्लाई फ्लैट होती है, एक वोल्टेज कांस्टेंट लेवल प्रोवाइड करी होती है, और एसी से एक आरएमएस प्रोड्यूस होता है, और तो बेसिकली एसी किसी फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करी होती है। तो मेन ज़्यादा जो पावर होती है वो सर्किट्स में डीसी यूज होती है। तो आप कोई भी आईसी डिजाइन करते हैं आगे जाके तो वो डीसी पावर यूज करते हैं। अब आप पीछे से के इलेक्ट्रिक की साइड से आप एसी पावर ले रहे होते हैं, लेकिन उसको आप कन्वर्ट करते हैं। वो जब ट्रांसफार्मर्स होते हैं 705 होती है, 5 वोल्ट प्रोड्यूस करती है 12 वोल्ट से, फिर आप उसके रेक्टिफायर्स आगे लगा देते हैं। शायद पावर सप्लाई आप लोगों ने करी होगी। तो उसमें एक डीसी सप्लाई एक तरह से बनती है, वो आप सर्किट को उसको वो करते हैं, बाइस करते हैं, और उसके अलावा सर्किट को सप्लाई देते हैं, जैसे इस केस में वीसीसी है। तो ये जी आपके पीछे से अजीब सी आवाज आ रही, भर भर करके अजीब सी सर। भर भर तो उसको इग्नोर करो, वो कहीं करीब में काम ओके हो सर। रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जोर से बोल सको बोलता हूँ। ठीक है, तो सप्लाईज जो होती हैं, जो ट्रांजिस्टर की बायस पॉइंट जो होता है और जो उसकी सप्लाई होती है, जैसे इस केस में वीसीसी है और वीई है, ये एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई होती है। ठीक है? तो अब इसके अलावा एक एसी सिग्नल होता है, वो बेसिकली आपका जो रियलिटी में कहने के जो भी ट्रांसमिशन हो रही होती है ना, मतलब इवन आप अगर रियल वर्ल्ड में जाएं तो आप अपने कह लें कि मोबाइल से डेटा ट्रांसमिट करते हैं,
और राउटर रिसीव करता है, फिर राउटर कम्युनिकेट करता है इंटरनेट पे, और फिर वो आपको दोबारा डेटा देता है, और फिर वो वायरलेसली आपको ट्रांसफर रिसीव होता है एक तरह से। तो ये सारे जो ट्रांसमिशन हो रही होती है ये आपकी एसी पे हो रही होती है, मतलब आपकी कह लें कि साइन वेव होती है, वो 2.44 गीगा होती है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन उसमें कह लें एक एसी सिग्नल होता है, उस पर आपका डेटा सेंड और रिसीव हो रहा होता है। तो अब जब भी आप ट्रांसफर की बात करते हैं ना, आप एम्पलीफायर की बात करते हैं, तो आप एक तरह से कोई एसी सिग्नल देंगे और उस एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करें। डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई की हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। तो अगर हमें हमेशा पता है कि मेरा वी आउट का फॉर्मूला होता है ए वी टाइम्स वी इन, ठीक है, तो कोई भी अगर मेरा इनपुट साइन वेव भी है, अज्यूम करते हैं कि ये 1 मिली वोल्ट है इनपुट साइन वेव, नहीं, तो आउटपुट साइन वेव मेरी 10 टाइम्स बड़ी होगी, क्योंकि एक एम्पलीफाई हो रही है। तो वही हमारा काम है कि एक एम्पलीफायर अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है और वो एक्टिव रीजन में है, तो वो आउटपुट को एम्पलीफाइड लेके आएगा कंपेयर टू इनपुट, जो इस केस में 1 मिली था अज्यूम करते हैं, और मेरा ये 10 मिली हो गया, ठीक। तो एसी सिग्नल्स है ना, वो कह लें कि काफी मायने रखते हैं इस लिहाज से कि हम हमेशा जब अभी तक डीसी देखते आ रहे थे, अब हमेशा आप कह लें कि ट्रांसमिशन की बात करेंगे या कुछ भी बात करेंगे, सर्किट की बात करेंगे, तो हमें एसी कंसिडर करना जरूरी होता है। तो उसके लिए स्मॉल सिग्नल मॉडल बनता है, नहीं, और फिर आप एसी एनालिसिस आगे जो गेन है, जीएम है, आर पाई है, आर ई है, आर, ये सारी आप वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे, तो वो सारा आपका कह लें कि स्मॉल सिग्नल के बेस पे हो रहा है। अब स्मॉल सिग्नल और लार्ज सिग्नल में डिफरेंस क्या है कि एक क्यू पॉइंट है, जैसे उस पर मैंने बाइस किया हुआ है, मतलब ये मेरी वोल्टेज है, कर लेते हैं 1 वोल्ट है, ठीक है, और ये मेरा क्यू पॉइंट है, इसमें मैंने बाइस किया हुआ है। अब ये बात हो रही है वीबीई की, सही है, तो वीबीई आपने बेसिकली अगर इधर बाइस किया हुआ है तो वो आपका 1 वोल्ट है, ये क्यू हो गया आपका, या तो आपने इधर बाइस किया हुआ है तो ये 1 वोल्ट है, ठीक है। तो अब स्मॉल सिग्नल का मतलब ये है कि आप एक साइन वेव दे रहे हैं लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड बहुत छोटी है, नहीं, ठीक है, तो मतलब अगर देखा जाए तो वो या तो यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, मतलब बहुत स्मॉल सिग्नल है, स्मॉल मतलब सिग्नल में छोटा सिग्नल, तो आप कोई छोटा सिग्नल दे रहे हैं। लार्ज सिग्नल की जब बात आती है तो बात होती है मतलब आप बड़ा सिग्नल दे रहे हैं, ठीक, मतलब वो सेंस में आप बड़ा सिग्नल दे रहे हैं उसे। तो अभी हम स्मॉल सिग्नल को कंसिडर करते हुए, ये ज़्यादा सिग्नल स्मॉल सिग्नल ही होते हैं, और स्मॉल सिग्नल मकसद ये होता है कि उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट पे सिग्नल थोड़ा लार्ज प्रोड्यूस करना। अगर आपने इनपुट पे लार्ज सिग्नल दे दिया तो वो एम्पलीफाई होकर मजीद इतना लार्ज हो जाएगा कि हो सकता है वो वो क्लिप होना शुरू हो जाए, ठीक? तो स्मॉल सिग्नल को हम देखेंगे। अब स्मॉल सिग्नल, अब जैसे लेफ्ट वाली पिक्चर राइट वाली पिक्चर में डिफरेंस है। लेफ्ट वाली पिक्चर में एक सिर्फ डीसी सोर्स है, और राइट वाली पिक्चर में डीसी सोर्स के साथ एक एसी सोर्स भी दी हुई है, ठीक है, इसका भी एसी ना बोला है, प्लस माइनस, वैसे एसी को ये लोग कुछ लोग इसमें ऐसे भी लेबल देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कुछ केसेस में कि आप साइन वेव देते हैं या एसी सिग्नल देते हैं, वो आप किसी डीसी सोर्स पे देते हैं, तो इसलिए यहाँ दो सोर्सेज बनी गई हैं, नहीं है, डीसी प्लस एसी। अब मैंने बीच में एक वो ही बताया था कौन इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस के बारे में। मैंने कहा था कि छोटा वी होगा और बीई बड़ा होगा, तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है। ये बेसिकली आपका एसी प्लस डीसी होता है, ये इक्वल्स होता है आपके डीसी वोल्टेज के और आपके एसी वोल्टेज के, ठीक है। तो अब ये टर्मिनोलॉजी है ना हर जगह यूज होती है। मतलब ये टर्मिनोलॉजी किस तरह से कि जब भी एसी की बात आती है, अगर आईसी की बात आ रही है तो वो आईसी छोटा होगा, अगर डीसी की बात आ रही है
तो वो IC बड़ा होगा, और अगर इंस्टेंटेनियस की बात आ रही है तो वो I छोटा C बड़ा होगा। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम काउंटर कर लेंगे कि वो क्या क्योंकि जैसे VB तो आप समझ आ जाएगा आपको भाई। जैसे इस केस में अगर ऊपर देखें कि इस केस में ये आपका VB है, ये आपका स्मॉल है, मतलब VB और इस तीनों स्मॉल है, तो ये आपका AC है, ये आपका DC है, और ये मिला के आपका इंस्टेंटेनियस बन रहा है। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस है, ये आपका DC है, ये आपका AC है। ठीक है, तो ये पूरा ऐड किया हुआ है, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस बन रहा है। अब सिमिलरली इन्होंने देखेंगे यहाँ IE और IB से थोड़ा ज्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा कि IE है, किसी जगह किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो थोड़ा जूम करके देख ले या मैनेज कर ले। तो यहाँ बेसिक लिखा हुआ है IE, इसमें I स्मॉल E कैपिटल है, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट है। मतलब ये असली में ना, जो यहाँ IE की बात हो रही है, ये असली में DC करंट प्लस AC करंट है। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि अभी हम थोड़ी डेरिवेशन वगैरह करेंगे ना, तो जो सारी कह लें कि हम AC DC इंस्टेंटेनियस तीनों को कंसिडर करते हुए करेंगे। तो आपको ये बस क्लियर होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस और DC AC में डिफरेंस क्या है एक्जैक्टली, और इंस्टेंटेनियस बेसिकली सम है DC और AC। तो अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो हमें ड्राइव करनी पड़ेगी। इसमें GM आता है, R पाई आता है, RE आता है। उससे पहले कुछ पुराने फॉर्मूलाज हैं वो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हम वो यूज करेंगे इधर, जिसमें एक IB आपका IC अपॉन बीटा होता है, फिर आपका IC IS E VBE अपॉन VT होता है, VCE VCC minus ICRC and IE equals to IC अपॉन अल्फा। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है जो अभी यूज होंगे। सही, तो अभी जो पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं वो हमारा कह दें कि GM है, R पाई है और RE है। सही, तो अभी क्लियर हो जाएगा कि GM एग्जैक्टली है क्या, R पाई क्या है, RE क्या है। सही, तो अब जैसे मैंने यहाँ हल्का से बताया था, मैंने कहा था VBE आपका जो होता है, जिसमें आपका जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो आपका सम होता है DC के और आपका AC के। एक चीज हमें और पता है कि IC होता है जो, अब देखिए मैं यहाँ इंस्टेंटेनियस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये IC जो है, IS तो फिक्स है, तो वो तो हमेशा कैपिटल ही रहेगा। ये AVB मैंने लिखने की कोशिश किया, तो ये पूरा इक्वेशन आपका जो है इंस्टेंटेनियस का है। ठीक है, अब VB हमें पता है इसका सम है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करके लिखूं इधर, तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि VBE DC प्लस VBE AC। अब एक चीज आप रिकॉल करें मैथ्स में, अगर मैं एक कंडीशन होती है EX प्लस Y है, तो वो होता है EX टाइम्स EY। नहीं, मतलब मैथ्स में एक्सपोनेंशियल में कुछ ऐड हो रहा है तो वो अलग सेपरेट लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अगेन अगर हम सेपरेट करें IS करके, E VBE upon VT and E VBEE upon VT। ये AC है और ये DC है। ठीक है, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस
करंट बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक फॉलो करें। बेसिकली हमने इंस्टेंटेनियस हमने करंट की इक्वेशन लिखी, तो सेम होगी जैसे टीसी लिखते हुए आ रहे थे, बस उसमें जैसे आई आपने इंस्टेंटेनियस वाला लिखा हुआ है तो आपका वी बी इंस्टेंटेनियस वाला होगा। यहाँ वी आपका कहने के स्मॉल है और बी कैपिटल है। तो ये हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपका वो है डीसी और एसी का सम होगा। ये तो वो यहाँ राइट पे उसका डीसी एसी का सम लिखा हुआ है, और उसको भी सेपरेट किया हुआ है आपने ई एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला से। अब ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है, ये अब देखा जाए तो ये चीज मुझे ऑलरेडी मालूम है। ये एक तरह से तो मेरा इक्वेशन 1 है, वो मेरा इधर इक्वेशन 1 है। तो मैं इसको अगर दोबारा लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस करंट है वो डीसी करंट के टाइम्स एसी करंट और एसी वोल्टेज के पोर्शन के बराबर है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हम अभी 5 कंसिडर कर लेते हैं। इसको मैं 2 कह लेता हूँ, इसको 3 कह लेते हैं, फिलहाल 4 कह लेते हैं। तो ये इक्वेशन है, ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो डीसी करंट टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एसी वोल्टेज वी बी डिवाइड बाई वी डी। तो ये एक फॉर्मूला है जो आईसी का हमारे सामने आ गया। अब मैं अगर इसको और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँ, अब इसको और कैसे क्लियर कर सकते हैं कि एक, अब ये आप मुझे बताइएगा मैंने कि एक क्योंकि अगर कंडीशन होती है वो ट्रू होती है तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, अगर एक्स स्मॉल है। अगर एक्स स्मॉल है तो आपका मैथ ये कहता है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। तो अगर मैं इसको फिर आई सी को कैपिटल आई सी तो ऐसे ही आ रहा है। अगर मेरा x इस केस में है वी बी अपॉन बी टी, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, मतलब 1 प्लस ठीक है। तो ये हमने जो मैथ्स को लेके हमने इसको सिंप्लीफाई किया है और ये अप्रोक्सीमेशन है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, सिर्फ x इज इक्वल टू स्मॉल, ये आप ट्राई भी कर लीजिएगा। अगर x की वैल्यू 0.01 है जो भी, तो उस पर आप देख लीजिएगा ये वैल्यू क्लोज इनफ होनी चाहिए। तो उसको हमने इससे थोड़ा सा चेंज किया है, इस पर फॉर्मूला 5 को हमने इस लिहाज से लिखा है। तो अब इसको अगेन अगर मैं और लेके चलूं तो मेरा जो आईसी है इंस्टेंटेनियस वाला वो हो जाएगा आईसी प्लस आईसी। सर ये लास्ट वाला स्टेप रिपीट कीजिएगा। कौन, अच्छा लास्ट है, ठीक है। अगर फॉर्मूला 5 तक क्लियर है ना, तो फॉर्मूला 5 हमने ऊपर से ड्राइव किया था, तो उसमें आपका इंस्टेंटेनियस जो कलेक्टर करंट था वो है डीसी कलेक्टर करंट टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एसी वीबीई वोल्टेज डिवाइड बाय वीटी। तो ये हमने इसको ऊपर सर्कल ड्राइव करते हुए आए थे हम लोग। अब यहाँ तक क्लियर था, तो अब एक कंडीशन ये है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इस केस में वी बी अपॉन वी टी है, ये इक्वल्स होता है 1 प्लस वी बी ई अपॉन वी टी के। मतलब आपका कंडीशन ये जब वैलिड है जब आपका वी बी ई इज मच लेस देन वी टी। ठीक है, तो
ये वही है जो नीचे फॉर्म लिखा था, इस केस में वो x था और एक्सपोनेंशियल x के इक्वल्स टू 1 + x था। हमने उसमें x को vb/vt से प्लेस किया तो हमारी ये इक्वेशन आई e vb/vt इक्वल्स टू 1 + vb/vt। जब vb मच लेस देन vt, तो अगर vt 25 मिली है तो vb हमारा 5 मिली भी हुआ या 2 मिली या 1 मिली भी हुआ तो उसका काफी कम है vt से, तो ये कंडीशन वैलिड होती है। तो ये जो इक्वेशन हमारी बनी थी ये इस तरह चेंज हो गई थी। अब इसको बस IC को दोनों के से मल्टीप्लाई किया है तो आपका DC कंपोनेंट ये हो गया, AC कंपोनेंट ये हो गया। AC कंपोनेंट डिपेंड करे DC वोल्टेज, DC कलेक्टर करंट पे। तो अब अगर इसको मैं कहता हूं कि सिर्फ AC की बात करी जाए, मतलब अभी ये इंस्टेंटेनियस था ना, अब सिर्फ AC को लेके चलते हैं। तो AC का जो कलेक्टर करंट है वो आपका हुआ IC VBE अपॉन VT, ठीक है। अब यहां से मैं एक मैं चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो कर्व होता है ना, इसका जो हमारा कर्व है IC का और PBE का, इसका स्लोप है ना वो GM के बराबर होता है। इसका स्लोप है वो GM के बराबर होता है। मतलब और स्मॉल सिग्नल पे अगर ये कुछ, अब आप बोलेंगे कि भाई ये इधर इसका स्लोप कुछ और है, इस केस में स्लोप कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। तो ऐसे कर्व्स जो होते हैं ना एक्सपोनेंशियल वाले कर्व, ये अगर आप स्मॉल स्केल पे देखेंगे ना, मतलब मैं यहाँ जूम कर लूं अगर, ठीक है, तो इस स्केल पे उनकी लाइन स्ट्रेट होगी, नहीं? तो ये बात तो आई थिंक अंडरस्टैंड करनी चाहिए आपको कि कर्व है ये। अब जैसे अर्थ है एग्जांपल ले लें, वो राउंड है ना, लेकिन आप खड़े होते हैं जमीन पे तो आप कहते हैं कि ये फ्लैट है, तो वो लोग, वो अजीब लोग बातें करते हैं कि वो एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी है, कहते हैं फ्लैट है अर्थ वगैरह। तो अ, लेकिन अगर आप बहुत बड़े स्केल में देखेंगे तो वो राउंड ही है। तो यहाँ कोई बिलीवर तो नहीं है फ्लैट अर्थ का, ये अर्थ फ्लैट है। तो बस अगर लार्ज स्केल में देखें तो वो बेशक राउंड होगा, लेकिन अगर उसको बहुत जूम करके स्मॉल से स्केल पे देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हम जब स्मॉल सिग्नल की बात करते हैं तो हमने एक पॉइंट पे बायस किया हुआ है और उस पर बहुत स्मॉल सिग्नल पे हम स्विंग दे रहे हैं। तो उस स्मॉल पूरे स्केल पे या पूरे एरिया में वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रहा है। तो उसका अगर स्लोप GM है तो वो GM कांस्टेंट है, इस जो स्क्वायर में हमने बनाया हुआ है इस केस में GM कांस्टेंट है। ऑब्वियसली जो ये A है, ये B है, ये C है, इन चारों पॉइंट पे GM डिफरेंट होगा। लेकिन एक बार आपने बायस कर लिया किसी की पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे आपका स्मॉल स्केल पे वो GM आपका लीनियर है, ठीक? तो अब इधर की अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो आपका जो GM है वो इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं GM के। एक फॉर्मूला अब तो होता है आपका IC/VT और एक फॉर्मूला होता है जो स्लोप का होता है, जो होता है IC/VB। तो ये जो सेकंड फॉर्मूला है इससे हम स्लोप से निकालें। स्लोप आपको पता है y/x होता है, तो y IC है और x आपका VBE है। तो एक GM का फॉर्मूला ये है, ठीक? और दूसरा GM का फॉर्मूला IC/VT। तो अगर इस पहले फॉर्मूला को मैं इस केस में डालूं तो आपका जो IC बनेगा वो आपका बनेगा GM टाइम्स VBE, और वही GM आपका जो नीचे वाला फॉर्मूला था IC/VT
VB के बराबर होगा। तो ये दो फॉर्मूला होते हैं GM के। GM बेसिकली आपका ट्रांस कंडक्टेंस होती है ट्रांजिस्टर की। तो जैसे R आपकी रेजिस्टेंस होती है, वैसे आपकी G होती है वो आपकी ट्रांस कंडक्टेंस होती है, सॉरी कंडक्टेंस होती है। R आपकी रेजिस्टेंस होती है, G आपकी कंडक्टेंस होती है, और ये G आपका क्या होता है 1/R होता है। तो G आपकी कंडक्टेंस है, तो ट्रांजिस्टर की कंडक्टेंस कहलाती है ट्रांस कंडक्टेंस, तो उसको ये GM नाम देते हैं। तो इसके दो फॉर्मूलाज हैं, एक तो है आपका IC/VT, जो कम जगह यूज होगा, ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपका IC/VBE यूज होगा। तो ये आपका इस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मेरी स्लोप ज्यादा हो रही है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा और इधर इस केस में जा रहा हूँ, तो मेरा IC ज्यादा चेंज हो रहा है VB के रिलेशन में, तो मेरा GM ज्यादा होगा। अगर मैं दूसरे इस केस में जा रहा हूँ, तो मेरा IC कम चेंज हो रहा है VB की रिस्पेक्ट से, तो मेरा GM कम होगा। तो ये स्लोप हल्का सा आइडेंटिफाई करता है कि आपका GM क्या है। तो ये GM वाली बात क्लियर है? रिपीट कर दें GM वाली बात। मतलब कहाँ से रिपीट कर दूं? IC/GM/VB। ठीक है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो फिर क्लियर है आपको कि AC कंपोनेंट हमने लिखा था IC=IC/VT टाइम्स VBE। तो पहला GM का फॉर्मूला होता है IC/VT। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो आपका पोर्शन है वो आपका GM के बराबर है। तो इस GM को हमने रिप्लेस कर दिया IC/VT से, तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया IC=GM/VBE। अब ये GM का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो हो जाएगा IC/VB, VB नीचे चला गया। अब अगर आप स्लोप की बात करते हैं किसी लाइन की भी, तो वो क्या होता है? अगर स्लोप की बात करता हूं मैं, और ये y है एंड ये x है, और ये m बोल रहा हूँ स्लोप है, तो आप स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? m=y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। मतलब y के 2 पॉइंट्स लेते हैं और x के 2 पॉइंट्स लेते हैं, तो उससे आप स्लोप फाइंड करते हैं। तो अगर देखा जाए तो y आपको स्लोप वो क्या है, उसको आप बेशक ये बोल दें y, या आप उसको बोल दें डेल्टा y, तो बात एक ही है। लेकिन वो y एक्सिस का डिफरेंस जो 2 पॉइंट्स हैं और डिवाइड बाय x एक्सिस का डिफरेंस जो 2 पॉइंट है। तो इस केस में जो नीचे फॉर्मूला, जो नीचे फिगर बनी हुई है, या नीचे सॉरी वेव फॉर्म बनी है, उस केस में आपका y है वो आपका IC है, और आपका VB है वो आपका x है। तो इस फॉर्मूले से तभी GM हमारा ये बन रहा है कि वो IC y एक्सिस डिवाइड बाय VB x एक्सिस आपका GM है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस ग्राफ की जो स्लोप है वो मेरी GM के बराबर है, ट्रांस कंडक्टेंस के बराबर है। और वो छोटे स्केल में, स्मॉल स्केल की बात हो रही है, तो वो छोटे स्केल में वो लीनियर लाइन की तरह बिहेव करेगी, जो हमने टॉप राइट पे एक स्ट्रेट लाइन का हमने यहाँ एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी थी हमने। तो आप GM तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप अक्सर जो आके गेम देखेंगे ना, तो उसमें आपका GM टाइम्स आपका कह लें कि R0 होता है, रेजिस्टेंस होती है, वो गेन होता है। तो GM जितनी ज्यादा होती है उतना आपका गेन ज्यादा होता है। नहीं तो अभी तो उस केस में हम अपनी बातें करेंगे, लेकिन GM की इम्पोर्टेंस इस तरह से होती है। तो आपको अगर हायर गेन चाहिए ट्रांजिस्टर का, तो आप GM ज्यादा लेके आते हैं। इस केस में अगर मेरा करंट ज्यादा होगा तो मेरा GM ज्यादा होगा। अब जैसे ये तो GM की थी, अब R पाई एक होता है, जैसे R पाई होता है एंड RE होता है। नहीं, तो इसकी हल्की सी डेरिवेशन लेके चलते हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी स्किप करता हूँ इसको। नहीं तो बुक में है डेरिवेशन उसकी। तो इसकी बेसिक डेरिवेशन स्टार्ट होती है, वो होती है आपकी, अब यहाँ हमने स्टार्ट किया था कलेक्टर करंट से, IC था कलेक्टर करंट, उससे हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा GM आया था। अब R पाई के लिए हम स्टार्ट करेंगे
बेस करंट से। ठीक है, तो अगर मैं बेस करंट की इक्वेशन लिखूं तो ये मेरा होगा IC अपॉन बीटा, ये इंस्टेंटेनियस वाला फैक्टर है। अब IC इंस्टेंटेनियस किसके बराबर है? वो बराबर है इस इक्वेशन के, या इक्वेशन सॉरी 5 नहीं है, वो IC आपका इंस्टेंटेनियस है, वो इस पूरे इक्वेशन के बराबर है, ये जो आपकी पूरी इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपका IC है प्लस IC अपॉन VT टाइम्स VBE। तो अगर इसको मैं यहाँ लिखता हूँ दोबारा, तो मेरा 1 अपॉन बीटा तो बाहर आ गया, और मेरा एक पूरा ये इक्वेशन है मेरी IC प्लस IC VBE अपॉन VT, ये मेरी इधर आ गई। अब मैं कुछ स्टेजेस जंप करता हूँ और मैं एक बिल्कुल आपको उस फॉर्म में ले आता हूँ जिसकी हमें जरूरत है फिलहाल। वो है आपका, जैसे यहाँ आपने AC करंट की इक्वेशन निकाली थी, कलेक्टर करंट की, नहीं IC जो आपने निकाला था इसका मल्टीप्लाई करके, तो उसी केस से मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो मेरी बनेगी 1 अपॉन बीटा टाइम्स IC अपॉन VT टाइम्स VBE। नहीं तो अब आप खुद भी देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर होगा ये आपका DC होगा, और ये जो फैक्टर होगा आपका इंस्टेंटेनियस होगा, सॉरी AC होगा आपका। तो वही चीज हमने नीचे लिख दी है कि IC VB अपॉन VT टाइम्स 1 अपॉन बीटा, हमने ऐसे क्वेश्चन बना दिया। अब हमें एक और चीज पता है कि हमारा GM है वो हमारा IC अपॉन VT के बराबर है। जो GM है हमारा वो हमारा बराबर है IC अपॉन VT के। ये इधर से क्वेश्चन आई थी। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो अगर इसमें रिफ्रेश करता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो मेरा IB है वो अब किसके बराबर है? GM VBE अपॉन बीटा। ठीक है, ये स्टेप समझ आया। बस बेसिकली हमने जो ऊपर इक्वेशन थी इसका हमने AC फैक्टर अलग से लेके आए हम इधर, और उसका हमने फिर ये इक्वेशन में IC अपॉन VT, हमें पता GM के बराबर क्या है, IC अपॉन VT है, तो हमने नई इक्वेशन IB की बना ली GM VBE अपॉन बीटा। तो अब इस केस में R पाई जो है वो होती है स्मॉल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस। R पाई आपकी स्मॉल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस है between base and emitter, between base and emitter looking into base। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फिगर से तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो अब R पाई का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अब दो अलग फॉर्म, इसके जैसे GM के दो अलग थे वैसे R पाई की भी दो अलग होती है। अभी हमारे पास इक्वेशन आई IB इक्वल्स टू GM VB अपॉन बीटा की। अब R पाई की जो इक्वेशन होती है पहली वाली वो होती है R पाई इक्वल्स टू VBE अपॉन IB। जैसे GM की IC अपॉन IT थी या IC अपॉन VBE थी, R पाई की होती है VB अपॉन IB, और ये वही है V0 IR से निकाली है इन लोगों ने, जिस केस में आपका बेस टू एमिटर आपका इनपुट वोल्टेज है
और आपका बेस करंट है, क्योंकि बेस की साइड से दिख रहा है तो आपका आई भी आ रहा है, तो आपका आर पाई की इक्वेशन ये बनती है। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करूँ तो मेरी आर पाई की दूसरी इक्वेशन जो बनेगी ना, अगर मैं इस वाले फॉर्मूला को मैं इसमें डाल दूं तो मेरी आई पाई की जो इक्वेशन बनेगी वो बीटा अपॉन GM बनेगी। कैसे? ये VB अपॉन IB, मतलब IB मेरा इधर आ गया, बीटा मेरा उधर चला गया, GM मेरा उधर चला गया। ये इक्वेशन क्या हो गई? बीटा अपॉन GM इक्वल्स टू VBE अपॉन IB। VB अपॉन IB आर पाई के बराबर है, तो आर पाई इक्वल्स टू बीटा अपॉन GM हो गया। अब आर पाई की एक और इक्वेशन होती है, वो होती है VT अपॉन IB। आर पाई आपका थर्ड इक्वेशन है, वो है VT अपॉन IB। अब ये बेसिकली कहाँ से आया है? ये आपका GM है, वो किसके बराबर होता है? GM आपका बराबर होता है IC अपॉन DT के। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन में मैं GM की जगह IC अपॉन VT डाल दूं, तो इस GM की जगह मैं IC अपॉन VT डाल दूं, तो मेरा क्या आएगा? बीटा VT अपॉन IC। मैं थोड़ा सा यहाँ चले जाता हूँ, तो मेरा जो इक्वेशन बनेगी मेरी बनेगी आर पाई बीटा IC अपॉन VT, क्योंकि GM किसके बराबर है? IC अपॉन VT के बराबर है। तो ये जो इक्वेशन मेरी बनेगी बीटा VT अपॉन IC, और आपका I भी होता है IC अपॉन बीटा। तो ये बीटा अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके यहाँ ले आऊँ नीचे, तो ये मेरा VT अपॉन IB के बराबर है। सही, तो ये तीन इक्वेशंस हैं जो आर पाई की यूज होती हैं। अब बेसिकली वो एक इक्वेशन आप निकाल ली या दो इक्वेशन निकाल ली, तो आप बाकी इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन होपफुली ये पेपर में गिवन होगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा। सही, तो VBE की सॉरी आर पाई की इक्वेशंस ये थी। अब RE मैं सॉल्व नहीं करता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि RE आप लोग देख सकते हैं बुक से, कि अब जैसे हमने IC के थ्रू हमने GM निकाला था, IB के थ्रू हमने आर पाई निकाला था, इस केस में हम IE के थ्रू हम RE निकालेंगे। अब मैं बेसिकली आर पाई और RE में जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ, सही है, लेकिन ये और इसकी पहले इक्वेशन लिख देते हैं। तो RE की जो इक्वेशन आएगी वो आपकी आती है VBE अपॉन IE, ये आपकी RE की इक्वेशन, और RE की आपकी दूसरी इक्वेशन होती है VT अपॉन IE। अब एक और फर्दर इक्वेशन होती है, वो होती है RE इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन GM या 1 अपॉन GM। तो देख लें कि इधर RE अल्फा अपॉन GM था, इधर आपका आर पाई है वो बीटा अपॉन GM है। नहीं, इधर आपका आर पाई था VT अपॉन IB था, इधर आपका RE है VT अपॉन IE, इधर IB था, इधर IE है। तो अब अगर मैं जिसको इसको कह रहा था, मैं आर पाई को मैं कहता स्मॉल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इमिटर। तो अब इसमें भी RE में VB अपॉन IE था, इसमें VB अपॉन IB था, तो जो RE होगा वो भी स्मॉल सिग्नल है इनपुट रेजिस्टेंस है बिटवीन, अगेन वो यही है, बेस एंड इमिटर है।
सही है। और अब ये केस लुक है लुकिंग फ्रॉम एमिटर, लुकिंग इनटू एमिटर या लुकिंग फ्रॉम इनटू कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों इनपुट रेजिस्टेंसेस हैं बेस टू एमिटर की, लेकिन एक है जो अगर आप बेस की साइड से देख रहे हैं तो अगर इसमें, और एक है आप जो इसको एमिटर की साइड से देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ की दो एनमोस बना दूं तो आपका जो आर पाई है वो होगा जब आप इस साइड से देख रहे हैं, बेस की साइड से, और आपका आर ई जब होगा जब आप एमिटर की साइड से देख रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, हमें वी बी अपॉन आई ई है, और इसका हमें पता है कि ये आपका वी बी अपॉन आई बी है। तो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं, वो डिपेंड करते हैं मॉडल क्या है, वो आगे सर्किट्स हम देखेंगे तो हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि आर पाई मॉडल बनाना है या आर ई मॉडल बनाना है। और बस दोनों में बस डिफरेंस ये होता है कि आर पाई की आप बेस की साइड से देख रहे होते हैं और आर ई आप एमिटर की साइड से देख रहे होते हैं। तो फॉर्मूलाज हैं वो ऑलमोस्ट दोनों के बराबर ही होते हैं, बस आई बी जो आ रहा है वो आपका आई आ जाता है, जैसे आई बी की जगह आई आ गया और बीटा की जगह अल्फा आ गया। तो उसकी डेरिवेशन हमने फिलहाल की नहीं है, लेकिन वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं, आर पाई, आर ई और जी एम। ये जब आगे हम इसका मॉडल बनाएंगे एग्जैक्टली जो आपने शायद हाइब्रिड पाई मॉडल वगैरह पढ़े होंगे, तो उसके में थोड़ा शायद और क्लियर हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक दो एक्सरसाइज देख लेंगे कि आर पाई फाइंड करना है या आर ई फाइंड करना है, जी एम फाइंड करना है, तो उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करनी होंगी। तो वो नेक्स्ट क्लास में देख के फिर हम इसकी एग्जैक्टली जो स्मॉल सिग्नल मॉडल होता है उस पे बनाने में चले जाएंगे। तो अभी तो हमने स्मॉल सिग्नल के बारे में हल्का पढ़ा था कि स्मॉल सिग्नल होता क्या है, और उसके बारे में हम दो तीन वेरिएबल्स या पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे। तो जी एम आर बाय आर ई, तो जी एम आपकी ट्रांस कंडक्टेंस है, ट्रांजिस्टर की कंडक्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस कहलाती है। आर पाई आर ई आपकी दोनों स्मॉल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस हैं, लेकिन आर पाई आपकी लुकिंग फ्रॉम बेस है और आर ई लुकिंग फ्रॉम एमिटर है। ठीक है, इसमें किसी क्वेश्चन है वरना क्लास एंड करते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा फिफ्थ वीक एंड, नो क्वेश्चन। सही, तो अभी हमारा फिफ्थ वीक एंड हो रहा था, हमें शायद एक एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े कश्मीर, क्योंकि फिर हम पहले कश्मीर का बोला गया था हमें कि क्लास नहीं होगी, तो तभी मैंने मैसेज कर दिया था, फिर लेट पता चला था क्लास होगी। तो लेकिन फिर मैंने आई थिंक आप लोग की बाकी क्लास नहीं होनी थी, तो फिर हमने क्लास नहीं रखी थी। तो हम एक एडजस्ट करेंगे, क्लासेस नहीं हुई थी उस दिन। हाँ, लेकिन वो हमें रखनी होगी इवेंचुअली। तो उसके लिए वो एक हम कंपनसेट करेंगे, तो हमारे पास आई थिंक 2-3 वीक्स हैं मिड टर्म तक, तो उस पर हम कंपनसेट कर लेंगे। बस मैं आपको सेकंड असाइनमेंट का ये बता देता हूँ कि लास्ट जो वीक होता है उसमें मैं मिड टर्म से पहले उसमें क्विज लूंगा, सही है। और अगर मेरा समझ लें कि 8th वीक में मिड टर्म है, तो 7th वीक के मंडे को या फ्राइडे को हम क्विज ले लेंगे, और उससे एक वीक पहले हम असाइनमेंट दे देंगे, ताकि मतलब एग्जाम से पहले वो असाइनमेंट सबमिट हो। ओके सर। तो वो देख लेते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं फिर 140 पे मंडे को। अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़। चलिए सर।